नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आप लोगों का फिर से परम एजुकेशन पॉइंट में। तो आज के हम इस वीडियो के अंदर एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसका नाम है इंडियन पॉलिटी। आप लोग जानते हो इंडियन पॉलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। डायरेक्टली आपके एग्जाम्स में 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आज हम इंडियन पॉलिटी के 20 PYQs करेंगे और क्वेश्चंस काफ़ी हम डेप्थ में करेंगे। ठीक है, और ये 20 PYQs हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशली यूपी पीसीएस के लिए। कोई भी स्टेट पीसीएस हो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, तो वीडियो कंप्लीट कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइए कि आपने 20 PYQs में से कितने सही किए। अगर आप 20 में से 17 या 18 क्वेश्चन सही करते हो तो उसका मतलब यह है कि आपकी इंडियन पॉलिटी सब्जेक्ट की जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी बेस्ट है, आपने काफ़ी डिटेल में आपने पढ़ रखा है। ठीक है, तो इसको एज अ चैलेंज की तरह लेना। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि यूपी लोअर सबऑर्डिनेट्स मेंस में 2015 में पूछा गया है। पढ़िए, मैच लिस्ट वन एंड द लिस्ट सेकंड, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो लिस्ट वन के अंदर प्रोविजंस है और लिस्ट सेकंड के अंदर आर्टिकल और पार्ट है। तो आपको बताना है कि कौन सा प्रोविजन किस पार्ट में या किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है। तो पहला प्रोविजन है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट ऑफ इंडिया, दूसरा सिटीजन ऑफ इंडिया, तीसरा फंडामेंटल राइट्स और चौथा सेटिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ठीक है, पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये किसके अंदर मेंशन है, पार्ट सेकंड के अंदर या आर्टिकल 3 या आर्टिकल 323 ए या पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बच्चा जानता है कि जो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट है वो आर्टिकल 3 के अंदर मेंशन है। तो ध्यान रखना, आर्टिकल 3 मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में करा देता हूँ। आर्टिकल 3 पार्लियामेंट को, किसको, पार्लियामेंट को इंपावर करता है। पार्लियामेंट को क्या करता है, इंपावर करता है। पार्लियामेंट को अधिकार देता है कि आप क्या क्या कर सकते हैं। पार्लियामेंट को क्या क्या अधिकार देता है, तो सबसे पहला अधिकार है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। ठीक है, तो ध्यान रखना कि पार्लियामेंट के पास अधिकार है कि वो किसी भी नए स्टेट को बना सकता है, पहला। दूसरा क्या इंपावर करता है, तो दूसरा पावर करता है इंक्रीज बढ़ा भी सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है, घटा भी सकता है। क्या, एरिया ऑफ स्टेट। ठीक है, तो ध्यान रखना स्टेट के एरिया को बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है। कौन, पार्लियामेंट। किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है, तो आर्टिकल 3 के अंदर मेंशन है। तीसरा एल्टर मतलब चेंज करना। एल्टर या फिर चेंज करना किस किस को, दो चीजों को ये चेंज कर सकता है। पहला बाउंड्री ऑफ स्टेट, क्या, बाउंड्री ऑफ स्टेट, और दूसरा नेम ऑफ स्टेट। ठीक है सर, तो ध्यान रखना कि आर्टिकल 3 में पार्लियामेंट को इंपावर कर रखा है, पार्लियामेंट को अधिकार दे रखा है कि आप किसी भी नए स्टेट को फॉर्म कर सकते हो या फिर आप किसी भी स्टेट के एरिया को कम कर सकते हो या बढ़ा सकते हो। ठीक है, या फिर आप किसी भी स्टेट की बाउंड्री को चेंज कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप किसी भी स्टेट के नाम को चेंज कर सकते हो। ठीक है, मान के चलो पार्लियामेंट है वो यूपी का नाम चेंज करना चाहती है या यूपी का एरिया को चेंज करना चाहती है, बाउंड्री को चेंज करना चाहती है। तो क्या पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव असेंबली, उत्तर प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली से कंसल्ट करेगी, तो इसका आंसर है नहीं सर। ठीक है, तो पार्लियामेंट किसी भी स्टेट के नाम को चेंज कर सकती है, एरिया को चेंज कर सकती है, बाउंड्री को चेंज कर सकती है। उसको, पार्लियामेंट को उस लेजिस्लेटिव असेंबली से, उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली से कंसल्ट करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। और दूसरा, जब भी पार्लियामेंट ऐसा बिल लेकर आएगी लोकसभा में या फिर राज्यसभा में, उसको प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए। क्या चाहिए सर, प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए, किसका, ऑफ प्रेसिडेंट का। ठीक है, पार्लियामेंट एक बिल लेकर आएगी, किसके लिए, फॉर इन चीजों के लिए, फॉर्मेशन न्यू स्टेट, इंक्रीज डिक्रीज, नाम को चेंज या बाउंड्री को चेंज करने के लिए। उसको बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट के प्रायर रिकमेंडेशन की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से और ये सारी चीजों से।
ठीक है सर, तो ध्यान रखना आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा पार्ट, तो आप बोलोगे पार्ट फर्स्ट। ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट आर्टिकल 3। दूसरा करते हैं सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, तो सिटीजनशिप ऑफ इंडिया पार्ट सेकंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट सेकंड कौन से आर्टिकल्स आते हैं, तो ध्यान रखना कभी कभी पूछा जाता है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि पार्ट सेकंड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें कितने आर्टिकल्स आते हैं, तो ध्यान रखना आर्टिकल 5 to 11, 5 to 11। ठीक है, तो पार्ट सेकंड के अंदर आर्टिकल 5 से 11 आर्टिकल्स आते हैं पार्ट सेकंड में, और किससे डील करता है, वो करता है सिटीजनशिप ऑफ इंडिया से। तीसरा क्या है, फंडामेंटल राइट्स। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है। पार्ट थर्ड के अंदर क्या है, फंडामेंटल राइट्स है, और कौन से आर्टिकल के साथ डील करता है, तो ध्यान रखना ये आर्टिकल करता है 12 से लेके 35। ठीक है, तो पार्ट 3 के अंदर कितने आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 12 to 35। ठीक है, इसको करते हैं इरेज। अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताता हूँ, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था कब, 1976 में। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था 1976 में। इसके द्वारा एक पार्ट को ऐड किया गया, उस पार्ट का नाम था 14 का ए। 42nd 1976 में आया, और इस 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा एक पार्ट को ऐड किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। कौन सा पार्ट था, पार्ट 14 का ए। इसके अंदर, इस पार्ट के अंदर 2 आर्टिकल्स मेंशन है। कितने आर्टिकल्स मेंशन है, 2 आर्टिकल। पहला है आर्टिकल 323 का, आर्टिकल 323 ए, और दूसरा कौन सा आर्टिकल है, अब बोलो आर्टिकल 323 का बी। ठीक है सर, तो ध्यान रखना 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा पार्ट 4 को ए को ऐड किया गया था। क्या टाइटल था, क्या नाम था, नाम था ट्रिब्यूनल। क्या नाम है, ट्रिब्यूनल। अब पार्ट 14 के ए में 2 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 323 ए और आर्टिकल 323 बी। तो आर्टिकल 323 ए के अंदर क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ठीक है, और आर्टिकल 323 बी में क्या है, तो ध्यान रखना ट्रिब्यूनल फॉर अदर पर्पस। ठीक है सर, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन कहां से पूछा गया है, क्वेश्चन यहाँ से और यहाँ से पूछा गया। ठीक है, एक बार यहाँ से पूछा गया था, एक बार यहाँ से पूछा गया था। कैसे पूछा गया था कि ट्रिब्यूनल किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है, या फिर ट्रिब्यूनल किस पार्ट के अंदर मेंशन है, तो ध्यान रखना पार्ट 14 के ए में मेंशन। ठीक है, तो आप लोग ये तो कर ही लोगे कोर्स। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2, जो कि यूपीपीसीएस मेंस 2016 में पूछा गया है। पढ़िए, द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ ट्राइबल एरियाज ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो देखो, जो 6th शेड्यूल है वो काफी इंपॉर्टेंट है, और अभी न्यूज में भी है। न्यूज में क्या है, क्योंकि लद्दाख में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, लद्दाख का जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसका मेन कारण है 6th शेड्यूल। लद्दाख के जो पीपल्स हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि लद्दाख को 6th शेड्यूल के अंदर ऐड कर दो, और लद्दाख को एक न्यू स्टेट स्टेटस दे दो। ठीक है, तो ध्यान रखना 6th शेड्यूल इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा रहा है क्वेश्चन में कि कौन से स्टेट्स 6th शेड्यूल के अंदर मेंशन है, 6th शेड्यूल में कौन से स्टेट्स आते हैं। इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है मेरे पास। ट्रिक क्या है सर, आपका एटीएम है, एटीएम बिल्कुल, अगर आपका एटीएम है तो मेरा भी एटीएम है। ठीक है, तो ट्रिक क्या है इसमें, ट्रिक है मेरा एटीएम, 6th शेड्यूल मेरा एटीएम। ठीक है, अब करते हैं भाई मेरा शेड्यूल मेरा एटीएम है क्या। मैं से मेघालय, में से क्या है मेघालय, ए से आसाम, टी से त्रिपुरा, और एम से मिजोरम।
ठीक है सर। तो ध्यान रखना शेड्यूल के अंदर कितने स्टेट्स हैं, 4 स्टेट्स हैं। इसका ट्रिक क्या है, मेरा एटीएम, मेरा एटीएम, एम से मेघालय, ए से आसाम, टी से त्रिपुरा और एम से मिजोरम। और भी है जैसे एम से एमपी भी बन सकता है या फिर मणिपुर भी बन सकता है। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना कि ये वाला एम मिजोरम है, टी से त्रिपुरा, ए से आसाम, एम से मेघालय। ठीक है, तो ध्यान रखना 6 शेड्यूल के अंदर 4। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, बिहार गलत है, छत्तीसगढ़ भी नहीं है, गोवा है, मेघालय यस मेघालय, त्रिपुरा यस त्रिपुरा, मिजोरम यस। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो ध्यान रखना 6 शेड्यूल के अंदर 6 शेड्यूल के अंदर 4 स्टेट्स मेंशन है। कौन से, मेघालय, आसाम, त्रिपुरा और मिजोरम। कौन से आर्टिकल्स हैं जो डील करते हैं, तो ध्यान रखना 2 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 244 और एक आर्टिकल है आर्टिकल 275। तो मुझे अब कमेंट करके बताइए सर, कमेंट करके बताओ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है। ठीक है, आंसर तुम्हारे सामने ही है, लेकिन फिर भी मुझे कमेंट करके बताना। कमेंट करके ये होता है थोड़ा आप एक्टिवेट रहते हो। ठीक है, तो मुझे बताओ कमेंट करके कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है। इसको करते हैं इरेज, ये ट्रिक इंपॉर्टेंट है, मेरा एटीएम क्लीन करते हैं सर। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 जो कि यूपी पीसीएस प्री 2017 में पूछा गया है। पढ़िए, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कांग्रेस एंड कांग्रेस वाज इंडिया, हु सेड दिस। देखो ये स्टेटमेंट है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। जब आप पीसीएस की तैयारी करोगे, जब पीसीएस के आप मेंस में क्वेश्चंस लिखोगे, तो ये स्टेटमेंट अगर आप यूज करते हो तो ये समझ लीजिए बहुत 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 ही बेहतरीन आंसर लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको थोड़ा क्रिटिक्स करना है किसका, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का या कांग्रेस का, तो आपको ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, तो काफी अच्छे नंबर मिलते हैं, काफी पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो बताइए किस व्यक्ति के द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कांग्रेस एंड कांग्रेस वाज इंडिया, किस व्यक्ति के द्वारा कहा गया है। तो इसका सही आंसर है ग्रैनविले ऑस्टिन, ऑस्टिन के द्वारा ये स्टेटमेंट कहा गया था। अब करते हैं इरेज, क्वेश्चन नंबर 4 छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2018 में पूछा गया है। पढ़िए, which of the language is not included in the 8th schedule of the constitution। तो आपसे क्या पूछा रहा है कि 8th शेड्यूल के अंदर कौन सी लैंग्वेज ऐड नहीं है। ठीक है, 8th शेड्यूल किसके साथ डील करती है, तो ध्यान रखना 8th शेड्यूल ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। ठीक है सर, तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस के शेड्यूल में है, शेड्यूल 8th के अंदर। कौन सा पार्ट है, ध्यान रखना पार्ट है आपका 17, पार्ट 17 के अंदर क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। कौन से आर्टिकल्स है, तो ध्यान रखना आर्टिकल 343 से लेके 351, आर्टिकल 343 से लेके 351। कितनी लैंग्वेजेस है, ओरिजिनल लैंग्वेज थी, ओरिजिनली कितनी लैंग्वेज थी, तो ध्यान रखना ओरिजिनल थी 14। अब प्रेजेंट में कितनी है, प्रेजेंट में टोटल लैंग्वेज कितनी है, अब प्रेजेंट में टोटल लैंग्वेज है सर 22। ठीक है, तो ध्यान रखना ऑफिशियल लैंग्वेज 8 शेड्यूल के अंदर मेंशन है, पार्ट 17 के अंदर मेंशन है। कौन से आर्टिकल्स ऑफिशियल लैंग्वेज के साथ डील करते हैं, 343 से लेकर 351, और ओरिजिनली कितने थे 14, प्रेजेंट में कितने 22। अगर प्रेजेंट में 22 है और पहले कितने थे 14, तो इसका मतलब कुछ लैंग्वेज को ऐड किया गया है। ठीक है, तो कौन सी लैंग्वेज को ऐड किया है ये मैंने आपको बहुत डिटेल में बता रखा है, एक ट्रिक के साथ बता रखा है अपनी प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ, कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन मजेदार है। तो इसका मतलब सर अगर 14 से 22 हुआ है तो कुछ अमेंडमेंट आए होंगे, उन अमेंडमेंट के कारण कुछ लैंग्वेजेस को ऐड किया गया होगा, तो मैं आपको वो बता रहा हूँ। ठीक है, सो करते हैं इरेज। पहला कौन सा आया था, पहला आया था 21 से सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया गया था। किसको, सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया गया है 8th शेड्यूल के अंदर। फिर दूसरा आया था 71 के द्वारा 3 लैंग्वेज को ऐड किया गया था। कितनी लैंग्वेज को, 71 के द्वारा 3 लैंग्वेज को ऐड किया गया है, 71 के द्वारा 3 लैंग्वेज को ऐड। उसकी एक छोटी सी ट्रिक क्या है, कौन का मन नेपाली, बताओ किसका मन नेपाली, कौन का मन
ठीक है, कौन का मन नेपाली मतलब कौन का, कौन सी लैंग्वेज, कौन कनी, कौन करी मन मणिपुरी, कौन कनी मणिपुरी और नेपाली से नेपाली, ठीक है, कौन का मन नेपाली, कौन करी मणिपुरी और नेपाली। एक अमेंडमेंट आया था 92nd, कौन सा 92nd, तो 92nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 4 लैंग्वेज को ऐड किया गया है। कितने लैंग्वेज को ऐड किया गया था सर, 4 लैंग्वेज को ऐड किया गया था। उसकी ट्रिक क्या है, ट्रिक है 2 सन बोर्ड में, ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है, 2 सन किसमें सर, बोर्ड में, ठीक है, तो आपके 2 सन है, 2 बच्चे हैं वो बोर्ड में पढ़ते हैं, मतलब बोर्ड क्लासेस में, तो ध्यान रखना 2 सन बोर्ड में। अब 2 से दोंगरी, 2 से दोंगरी, सन से संथली, बोध से बोधू और मैं से मैथिली, मैथिली, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, आप 4-5 बार रिवाइज करो तो इजीली हो जाएगा। तो ध्यान रखना 21 से सिंधी, 71 से 3 लैंग्वेज को ऐड किया गया था, कौन का मन नेपाली, कौन करी मणिपुरी नेपाली, 92nd से 4 लैंग्वेज को ऐड किया गया था, 2 सन बोर्ड में दोंगरी संथली बोधू एंड मैथिली, ठीक है सर। इसको करते हैं इरेज। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 8th शेड्यूल के अंदर कौन सी लैंग्वेज को ऐड नहीं किया गया, तो ऑप्शन आपके पास 4, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत और उर्दू, तो इसका ध्यान रखना, इसका आंसर है इंग्लिश, ठीक है सर। तो इंग्लिश लैंग्वेज को 8th शेड्यूल के अंदर मेंशन नहीं किया गया, तो इंग्लिश ध्यान रखिएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, पढ़िए। मैच लिस्ट 1 एंड द लिस्ट 2 सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। लिस्ट 1 के अंदर आर्टिकल है और लिस्ट 2 के अंदर प्रोविजन है, तो आपको बताना है कि किस आर्टिकल में क्या प्रोविजन है, ठीक है, तो कौन सा प्रोविजन किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले आर्टिकल 323A, दूसरा है आर्टिकल 324, आर्टिकल 330 और आर्टिकल 320, ठीक है। तो पहली बात करते हैं हम 323A की। तो मैंने आपको भी पहले बता चुका हूं कि पार्ट जितना बार आप रिवाइज करोगे उतना ज्यादा आपको फायदा है, ठीक है। किस पार्ट के अंदर मेंशन है सर ट्रिब्यूनल, तो पार्ट 14 के ए में मेंशन है। किससे ऐड किया गया है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया है। कितने आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल बताओगे आप, 2 आर्टिकल है, एक आर्टिकल है 323A, ठीक है, ऐसे लेते हैं, और दूसरा आर्टिकल है 323B, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे 323A के अंदर क्या प्रोविजन है, तो आर्टिकल 323 डील विद द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, किसके साथ, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के साथ डील करता है, ठीक है। इसको करते हैं इरेज। तो पहला क्या आएगा 323A एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। दूसरी बात कर रहे हैं आर्टिकल 324, तो आर्टिकल 324 इंपॉर्टेंट है, क्यों, तो आर्टिकल 324 के अंदर इलेक्शन कमीशन मेंशन है, इलेक्शन कमीशन मतलब आर्टिकल 324 इलेक्शन से, ठीक है। आर्टिकल 330 काफी इंपॉर्टेंट है, पढ़ो। आर्टिकल 320 कौन सा प्रोविजन आएगा, तो उसके अंदर प्रोविजन है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब इन लोकसभा, कौन सा, ये वाला, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर से थोड़ा सा प्रोविजन चेंज कर दूं, लोकसभा को काट दूं और यहाँ पर मैं राज्यसभा लिख दूं, क्या लिख दूं मैं सर, राज्यसभा लिख दूं, तो आप मुझे बताइए रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन राज्यसभा किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है, समझ में आया क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये बोल रहा हूं मैं, कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब इन राज्यसभा, तो इसका आंसर है सर कोई भी आर्टिकल नहीं है, ऐसा कोई प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप का कोई प्रोविजन मेंशन नहीं है, मतलब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए सीट्स मेंशन नहीं है किसमें, राज्यसभा में, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो कभी कभी घुमाने के लिए क्वेश्चन को मतलब टफ करने के लिए ऐसा क्वेश्चन बना दिया जाता है, पूछा भी गया है एक तरीके से, तो ध्यान रखना रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन राज्यसभा ऐसा प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है ही नहीं, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज कर दूं, यहाँ लोकसभा काट दूं और मैं यहाँ पर लिख दूं लेजिस्लेटिव असेंबली,
लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ना, रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है? आर्टिकल पूछ रहा हूं मैं, तो ध्यान रखना ये कौन सा आर्टिकल है। तो ये आर्टिकल है सर आर्टिकल 332। ठीक है, तो आर्टिकल 332 में क्या है? रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली। हो सकता है आपसे लोकसभा के पूछे हैं या हो सकता है आपसे लेजिस्लेटिव असेंबली का पूछे हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 332 डील करता है लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ। एक आर्टिकल है आर्टिकल 331 और 333। ठीक है, तो मुझे ये बताइए आर्टिकल 331 के अंदर था क्या और इसको किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा डिलीट किया गया है? ठीक है, तो आपको मैं ये कमेंट करके बताना है। अच्छा क्वेश्चन है और काफी बार पूछा गया है। मैं चाहता हूं कि आपकी थोड़ी सी नॉलेज बढ़ाई जाए। ठीक है, अगर आपको आता है तो मुबारक हो, आपने काफी डिटेल में पढ़ रखा है। अगर नहीं आता तो आप पढ़ो, खुद भी पढ़ना सीखो, है ना, सेल्फ स्टडी करो। आर्टिकल 331 के अंदर क्या प्रोविजन है? आपको क्या बताना है कमेंट करके कि इसके अंदर प्रोविजन क्या है और किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा आर्टिकल 331 को क्या किया गया था? एबोलिश्ड किया गया है, यहाँ पे इसको रेपेल किया गया है। ठीक है सर, समझ में आ गया? आपको क्या बताना है कमेंट करके कि आर्टिकल 331 के अंदर क्या है और किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा आर्टिकल 331 को डिलीट किया गया है। ठीक है, तो ये आपको कमेंट करके बताना है और प्लीज कमेंट कर देना है, थोड़ा सा अच्छा लगता है ना। आर्टिकल 320 के अंदर क्या है? आर्टिकल 320 रिमेनिंग पार्ट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है सर, तो मैंने ये काफी डिटेल में पढ़ा दिया तो आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम आर्टिकल बोल रहा हूँ, सॉरी है, क्वेश्चन नंबर 6 जो कि यूपी पीसीएस प्री 2021 में पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है, 2021 का क्वेश्चन है और आ सकता है क्योंकि अभी जो स्टेट हुड की जो डिमांड है, तो लद्दाख की क्या डिमांड है? लद्दाख की दो डिमांड है, एक तो 6th शेड्यूल के अंदर ऐड करना और दूसरा लद्दाख को फुल स्टेट हुड स्टेटस देना। ठीक है, क्या क्या डिमांड है? लद्दाख को क्या करना? इंक्लूड करना किसमें? 6th शेड्यूल में, 6th शेड्यूल के अंदर, और दूसरा स्टेट का स्टेटस देना। ठीक है, कि लद्दाख को स्टेट का स्टेटस देना। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट आता है। क्वेश्चन पढ़ो, कंसिडर द फॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एंड अरेंज दिस इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो आपके पास 4 स्टेट हैं, आपको ये अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्मेशन ईयर। ठीक है, कौन से साल में वो बने थे उसके अकॉर्डिंग आपको उनको अरेंज करना है। अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। सबसे पहला है गोवा, लाइट चलेगी तो हो सकता है कि थोड़ा वो हो गया तो देख लेना। पहला है गोवा, दूसरा तेलंगाना, तीसरा झारखंड और चौथा है हरियाणा। ठीक है, मैं लाइट चलाता हूँ तो बहुत कम लाइट आ रही है ना, ठीक है ना। सबसे पहला है गोवा, दूसरा तेलंगाना, तीसरा झारखंड और चौथा है हरियाणा। तो सबसे पहला पढ़ते हैं हम गोवा। तो गोवा कब आया था, कब उसको नया स्टेट बनाया था? तो ध्यान रखना ये बना 1987 में। तो गोवा 1987 में। तो 1987 के अंदर 3 स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था। कितने स्टेट सर? 3 स्टेट। कब? 1987 में। पहला गोवा, दूसरा मिजोरम और तीसरा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ध्यान रखना 1987 में 3 स्टेट का फॉर्मेशन किया था। 3 न्यू स्टेट्स वर क्रिएटेड। कौन से? गोवा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। अब बात करते हैं हम तेलंगाना की। तेलंगाना कब? 2014। तो 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग हो गया था। कौन? तेलंगाना। ठीक है, अब बात करते हैं हम झारखंड की। तो झारखंड 2000 में बना है। कब बना है? 2000 में।
तो ध्यान रखना 2000 में 3 न्यू स्टेट्स बने थे। 2000 के अंदर 3 न्यू स्टेट बने थे, एक था झारखंड, दूसरा था छत्तीसगढ़ और तीसरा उत्तराखंड। ठीक है सर, तो 2000 में 3 न्यू स्टेट बने हैं, पहला झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। ठीक है, तो 2000 के अंदर 3 और 1987 में भी 3। कौन से? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा। अब बात करते हैं हम हरियाणा की। तो हरियाणा 1966 में, हरियाणा कब बना है? हरियाणा 1966 में बना है और 1966 में 3 स्टेट्स बने थे। कितने? 3 स्टेट्स, एक तो हरियाणा, दूसरा हिमाचल प्रदेश और एक चंडीगढ़ भी बना है। ठीक है, चंडीगढ़ स्टेट नहीं है लेकिन फिर भी लिख लो चंडीगढ़। ठीक है, तो ध्यान रखना 1966 में 3 स्टेट्स हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ का फॉर्मेशन हुआ है। 2000 में 3 झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, 2014 में तेलंगाना और 1987 में गोवा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। तो मैं और बता दूं, मैं ये अलग अलग 1972 में, कब? 1972 में 3 न्यू स्टेट्स बने। 1972 में कितने स्टेट बने थे? 3 स्टेट बने थे। तो सबसे पहला है मेघालय, मणिपुर, तीसरा त्रिपुरा। ठीक है, तो 1972 में 3 न्यू स्टेट्स बने थे, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। ठीक है, तो 1972 में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है पुडुचेरी का। तो पुडुचेरी कब बना है? ध्यान रखना, यह बना है 1962 में। एक नागालैंड, कौन सा? नागालैंड 1963। तो नागालैंड 1963, 1962 में पुडुचेरी, 1972 में 3 मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, 1966 में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, 2000 में झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, 2014 में तेलंगाना, 1987 में गोवा, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, जितना ज़्यादा आप रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अब इसको आप अरेंज करो। तो सबसे पहले बना है हरियाणा, पहला आएगा फोर्थ, पहला आएगा फोर्थ, फिर आएगा तुम्हारा 1987 मतलब फर्स्ट, फिर क्या आएगा 2000 मतलब थर्ड, फिर आएगा 2014 मतलब सेकंड। तो 4132, तो 4132 ये ऑप्शन नंबर बी। ठीक है सर, इसको करते हैं इरेज। इंपॉर्टेंट था, मजेदार क्वेश्चन है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, काफी एग्जाम से पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ो। Which of the following is the first state in India formed on the basis of language? क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि इंडिया में पहला कौन सा स्टेट है जो कि लैंग्वेज के बेसिस पे बना था। लैंग्वेज के बेसिस पे बनने वाला पहला स्टेट कौन सा है? तो इसका सही आंसर है सर आंध्र प्रदेश। कब बना था? ध्यान रखना 1 अक्टूबर 1953। ठीक है, 1 अक्टूबर 1953। इससे रिलेटेड कुछ कमेटीज भी है, वो आप देख लेना। जब मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा ना, जैसे अभी तो मैं आपको एमसीक्यूज करवा रहा हूँ, लेकिन जब मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा तो काफी डिटेल में हर चीज पढ़ाऊंगा, हर चीज डिटेल में पढ़ाऊंगा जब मैं आपसे चैप्टर पढ़ाऊंगा। अभी तो बस एमसीक्यू कर रहे हैं, तो अभी हमारा टाइम लिमिटेड है। ठीक है, तो हम ओनली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं पूरा चैप्टर पढ़ाऊँ तो काफी बड़ा पड़ जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा पढ़ा नहीं रहा। ठीक है, अपने आप को कंट्रोल करके चल रहा हूँ, नहीं तो और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो एक व्यक्ति की डेथ हो गई थी, है ना, कुछ कमेटीज भी आई थी, उन कमेटी का क्या रिकमेंडेशन था वो हम पढ़ेंगे कब? जब मैं आपको पॉलिटी के चैप्टर्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, काफी एग्जाम से पूछा गया, देख लो क्या बोल रहा है। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, एक बार इसको पढ़ो, मैं लाइट बंद करके आता हूँ। ये बड़ी दिक्कत है लाइट आने जाने की, है ना, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है, तो देख लेना आप। क्वेश्चन काफी बार पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन है। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ,
तो आपसे पूछा जा रहा है कि पार्लियामेंट में कौन से मतलब कौन सी चीजें आती है, ठीक है। पहला है प्रेसिडेंट, दूसरा राज्यसभा, तीसरा लोकसभा और चौथा है वाइस प्रेसिडेंट। अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार रिपीट होता है, तो इसका सही आंसर है प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। एक आर्टिकल है, ध्यान रखना, आर्टिकल 79, आर्टिकल 79 के अंदर कंपोजिशन दे रखा है। क्या दे रखा है? कंपोजिशन। किसका? कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का कंपोजिशन है आर्टिकल 79 में। इसमें क्या क्या आता है तो ध्यान रखना, इसमें आता है आपका लोकसभा, इसमें आता है राज्यसभा और तीसरा आता है इसमें प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट आता है। आर्टिकल 79 ध्यान रखना है ना। क्वेश्चन नंबर 9, अच्छा क्वेश्चन है, यूपी आरओ एआरओ प्री में पूछा जा चुका है 2021 में। क्वेश्चन पढ़ो, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट फॉर द गिविंग इफेक्ट टू द इंटरनेशनल एग्रीमेंट। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यहाँ पर इंटरनेशनल एग्रीमेंट। देखो, पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट्स के ऊपर कानून बना सकता है, ठीक है। उसको मैं आपको थोड़ा डिटेल में करा देता हूँ, है ना। देखो, यहाँ पर मैं जो बता रहा हूँ काफी अच्छा चीज है। पार्लियामेंट के द्वारा मेक लॉ ऑन किस पे? स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट, ठीक है। अब मुझे बताओ कौन से आर्टिकल्स हैं। तो पहला आर्टिकल है सर आर्टिकल 249। दूसरा किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है, ठीक है, आर्टिकल 249, आर्टिकल 250, एक आर्टिकल है 252 और तीसरा आर्टिकल है चौथा आर्टिकल 253, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये चार आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 249, 250, 252 और 253। इन चार आर्टिकल्स में इन चार आर्टिकल्स के अंदर पार्लियामेंट को एम्पावर कर रखा है, पार्लियामेंट को अधिकार दे रखा है कि आप स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे आप कानून बना सकते हैं, ठीक है सर। एक बार फिर से समझो, पार्लियामेंट के पास अधिकार है कि वो कानून बना सकता है, वो लॉ बना सकता है ऑन द स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट। किस किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है? तो वो है आर्टिकल 249, 250, 252 और 253। अब पढ़ते हैं हम आर्टिकल 252 में आखिर सर है क्या। तो इसके अंदर है कब कानून बना सकता है? जब कानून बनाएगा जब राज्यसभा पासेस अ रिजोल्यूशन, ठीक है सर। तो ध्यान रखना, आर्टिकल 249 में क्या है कि राज्यसभा के द्वारा एक रिजोल्यूशन पास किया जाएगा। जब रिजोल्यूशन पास हो जाएगा तब पार्लियामेंट कानून बना सकती है स्टेट लिस्ट के ऊपर, ठीक है। दूसरा क्या है? आर्टिकल 250। तो आर्टिकल 250 के अंदर साफ साफ मेंशन है नेशनल इमरजेंसी। क्या मेंशन सर? नेशनल इमरजेंसी। इसका मतलब है कि जब नेशनल इमरजेंसी होगी, ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी, किस आर्टिकल का मेंशन नेशनल इमरजेंसी? तो आप बोलोगे आर्टिकल 352, ठीक है। तो जब नेशनल इमरजेंसी होगी तो पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के ऊपर सब्जेक्ट लॉ बना सकता है, ठीक है ना। 250 के अंदर क्या है? नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर। अब बात करते हैं हम तीसरा क्या है? आर्टिकल 252। आर्टिकल 252 कब? जब व्हेन टू और मोर स्टेट, जब दो या दो से ज्यादा स्टेट रिक्वेस्ट करेंगे, क्या करेंगे? रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 252 में क्या क्या रखा है कि जब दो या दो से ज्यादा स्टेट्स रिक्वेस्ट करेंगे पार्लियामेंट को कि वो कानून बनाए, किसके ऊपर? स्टेट लिस्ट के ऊपर, तो बना सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लास्ट में क्या है? कौन सा आर्टिकल है? 253। तो 253 में इंटरनेशनल एग्रीमेंट, ठीक है। जैसे कि इंडिया के द्वारा कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट को क्या करना है? फुलफिल करना है। इंटरनेशनल एग्रीमेंट को क्या करना है? इफेक्ट में देना है।
तो पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर कानून बना सकती है। ठीक है, तो ध्यान रखना आर्टिकल आर्टिकल 249 राज्यसभा पासिस अ रिजोल्यूशन, आर्टिकल 250 नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 252 या दो से ज्यादा स्टेट्स रिक्वेस्ट करें पार्लियामेंट को कानून बनाने के लिए, और तीसरा है आर्टिकल 253 नेशनल एग्रीमेंट को फुलफिल करने के लिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि पार्लियामेंट के द्वारा कानून बनाया जाएगा स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर फॉर गिविंग द इफेक्ट ऑफ इंटरनेशनल एग्रीमेंट। इंटरनेशनल एग्रीमेंट आर्टिकल 253। तो कौन सा है सर? आर्टिकल 253। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है राज्यसभा पासिस रिजोल्यूशन 249 नेशनल इमरजेंसी के दौरान, तो कौन सा? आर्टिकल 250, और दो और मोर स्टेट्स रिक्वेस्ट तो 252। ठीक है सर, तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको करते हैं इरेज। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है, आईएएस प्री में पूछा गया 2012 के अंदर। ठीक है, पढ़ो। अ डेडलॉक बिटवीन द लोकसभा एंड राज्यसभा कॉल फॉर द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट ड्यूरिंग द पासिस ऑफ। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि सिंपल सी बात है कि ज्वाइंट सिटिंग किस बिल के लिए हो सकती है, ज्वाइंट सिटिंग किस किस बिल के लिए हो सकती है। तो आपके पास तीन बिल हैं, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। तो इसका सही आंसर है ओनली अमेंडमेंट, सॉरी ओनली ऑर्डिनरी बिल के लिए। ठीक है, मैं आपको ज्वाइंट सिटिंग के बारे में बताता हूँ। वैसे अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होंगी ना, तो मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर काफी डिटेल में बता रखा है। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ कि ज्वाइंट सिटिंग किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है। तो ध्यान रखना आर्टिकल 108 के अंदर मेंशन है। ज्वाइंट सिटिंग का जो प्रोविजन है वो किस कंट्री से लिया है? तो वो लिया हमने ऑस्ट्रेलिया से। कहां से लिया है? हमने ऑस्ट्रेलिया से बोरो कर रखा है। ठीक है, ध्यान रखना ज्वाइंट सिटिंग किस किस के लिए नहीं है? नॉट अवेलेबल फॉर, किस किस के लिए अवेलेबल नहीं है? तो ध्यान रखना यह है आर्टिकल 110 के लिए और आर्टिकल 368 के लिए अवेलेबल नहीं है। आर्टिकल 110 में क्या है? आर्टिकल 110 में है मनी बिल। आर्टिकल 110 में क्या है? मनी बिल। और आर्टिकल 368 में क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। ठीक है, तो ध्यान रखना ज्वाइंट सिटिंग कौन से बिल के लिए नहीं की जा सकती। तो ज्वाइंट सिटिंग दो बिल के लिए नहीं की जा सकती, पहला मनी बिल के लिए और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के लिए। और किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिलेटेड टू ज्वाइंट सिटिंग कि किसके द्वारा सुमन किसके द्वारा किया जा सकता है? सुमन मतलब ज्वाइंट सिटिंग किसके द्वारा कॉल की जा सकती है, किसके द्वारा बुलवाई जा सकती है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका आंसर होगा प्रेसिडेंट। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा सुमन की जाएगी। एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन पूछा जाता है, किसके द्वारा? कि ज्वाइंट सिटिंग किसके द्वारा सब प्रिसाइड की जाएगी? ज्वाइंट सिटिंग होगी किसके द्वारा कॉल की जाएगी, किसके द्वारा सुमन की जाएगी? तो प्रेसिडेंट के द्वारा। और जो ज्वाइंट सिटिंग जो होगी वो किसके द्वारा प्रिसाइड की जाएगी? ज्वाइंट सिटिंग में तो लोकसभा भी आएगी और राज्यसभा में भी आएगी। ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग में क्या होता है? लोकसभा और राज्यसभा एक साथ बैठते हैं। ठीक है, किसके द्वारा कॉल करवाया जाएगा? सुमन किसके द्वारा की जाएगी? प्रेसिडेंट के द्वारा। और किसके द्वारा प्रिसाइड किसके द्वारा किया जाएगा? ये अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा अगर मान के चलो स्पीकर नहीं है, ज्वाइंट सिटिंग के दौरान स्पीकर नहीं है, तो कौन करेगा? तो करेंगे हमारे डिप्टी स्पीकर। कौन? डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। मान के चलो अगर डिप्टी स्पीकर भी नहीं है, स्पीकर भी नहीं है और डिप्टी स्पीकर भी नहीं है, तो कौन करेगा? तो हमारे करेंगे डिप्टी चेयरमैन। डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि भाई साहब चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कहाँ गायब हो गए? तो ध्यान रखना जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है वो प्रिसाइड नहीं कर सकते ज्वाइंट सिटिंग को। यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? स्पीकर गया तो डिप्टी स्पीकर गया तो किसका नंबर आना चाहिए? नंबर आना चाहिए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का, लेकिन चेयरमैन ऑफ राज्यसभा प्रिसाइड नहीं कर सकते। ध्यान रखना कौन आएगा? स्पीकर, डिप्टी चेयरमैन नहीं कर सकता प्रिसाइड। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। तो इसका सही आंसर क्या है?
किसके लिए जॉइंट सेटिंग करवाई जा सकती है? ऑप्शन नंबर ए मतलब ऑर्डिनरी बिल के लिए, ठीक है। और किसके लिए नहीं करवाई जा सकती? नॉट अवेलेबल फॉर जॉइंट सेटिंग का जो प्रोविजन है वो किस किस के लिए अवेलेबल नहीं है? वो आर्टिकल 110 मनी बिल, आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के लिए। इरेज करते हैं। अब सर एक छोटा सा ब्रेक क्या है, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ और प्लीज नीड योर सपोर्ट। सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर और कमेंट। चलो आप लोग भी थोड़ा सा पानी पी लो। देखो माफ करना थोड़ा टाइम वेस्ट होगा। तो मैंने अभी स्टार्ट किया है, तो मुझे आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है। आप सपोर्ट कैसे कर सकते हो? सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके, कमेंट करके। मैं अपनी पूरी दम से पढ़ाता हूँ, जितना भी मेरे अंदर ज्ञान है वो पूरा मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट क्या है सर? सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर और कमेंट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। अगर आप एक सब्सक्राइब कर देते हो ना, अगर आपका एक लाइक एक कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। इतना ज़्यादा मोटिवेट करता है कि आप जो बोलोगे, आप बोलोगे सर हमें उस चैप्टर का एमसीक्यू चाहिए या उस चैप्टर को आप समझा दो, तो मैं समझा दूंगा, ठीक है। आपकी डिमांड हमारी गारंटी फुलफिल करने की। एक और चीज मैं बता दूं, हो सकता है कि मेरा ओवर कॉन्फिडेंस बोल रहा हो। जैसे कि मान के चलो आपने एक इंडियन पॉलिटी का एक चैप्टर पढ़ा प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट आपने पढ़ लिया अपनी कोचिंग्स के अंदर या कैसे भी आपने पढ़ लिया या सेल्फ स्टडी। अब आपको उसके एमसीक्यू चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करो, मैं उसके एमसीक्यू ला के दूंगा। अगर जो मैंने एमसीक्यू करवाया है उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, इस चीज की मैं गारंटी तो नहीं, लेकिन मेरे कॉन्फिडेंस है, ठीक है। क्या कह रहा हूँ मैं? जैसे मान के चलो आपने एक टॉपिक पढ़ा प्रेसिडेंट, और मैं प्रेसिडेंट से रिलेटेड आपको जो एमसीक्यूज करवाऊंगा उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जा सकता, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक शेयर और कमेंट, नीड योर सपोर्ट। चलते हैं और आपकी इच्छा है ना। क्वेश्चन 11 यूपी पीसीएस प्री 2006 में पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ो। Which one of the following expenditure is not charged on the consolidated fund of India? तो आपके पास 4 एक्सपेंडिचर्स हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा consolidated fund of India पर चार्ज नहीं है, ठीक है। तो मैं पहले आपको बता देता हूँ कि कितने फंड हैं। कितने फंड हैं सर? तो फंड है आपके तीन फंड है, आर्टिकल 2 है। तो पहला है आर्टिकल पूछे जाते हैं, आर्टिकल पूछे गए हैं, ठीक है। आर्टिकल 266, एक दूसरा आर्टिकल है आर्टिकल 267। तो ध्यान रखना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 तरह के फंड मेंशन है। कितने फंड मेंशन है? 3 फंड मेंशन है। कौन से आर्टिकल के अंदर? तो आर्टिकल 266 और आर्टिकल 267। अब आर्टिकल 266 में 2 फंड है। आर्टिकल 266 में कितने फंड है? 2। कौन से? पहला आएगा आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और दूसरा कौन सा है? तो ध्यान रखना, दूसरा है पब्लिक अकाउंट फंड, ठीक है सर। तो आर्टिकल 266 के अंदर 2 फंड हैं, पहला कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और दूसरा पब्लिक अकाउंट फंड। आर्टिकल 267 में, तो ध्यान रखना, आर्टिकल 266 में है कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ठीक है सर। तो ध्यान रखना, फंड आर्टिकल 266 कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट फंड, और आर्टिकल 267 में कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें क्या है? कंसोलिडेटेड, इसमें क्या है? कॉन्टीजेंसी। जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं यहाँ से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है? तो आर्टिकल 266 और कॉन्टीजेंसी 267। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है कि कौन सा एक्सपेंडिचर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज नहीं है, ठीक है। कौन सा एक्सपेंडिचर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंडर में नहीं आता? पहला है सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दूसरा है सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सैलरी एंड अलाउंस ऑफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और चौथा है आपके पास
सैलरी एंड अलाउंस ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो इसका सही आंसर है ये। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि कौन सा एक्सपेंडिचर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में नहीं आता। कई सारे आते हैं लेकिन आपको याद रखना है कौन से नहीं आते। तो मैं उसकी एक छोटी सी लिस्ट दे रहा हूँ आपको। तो सैलरी एंड अलाउंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मेंशन नहीं है। दूसरा पीएम, प्राइम मिनिस्टर, ध्यान रखना प्राइम मिनिस्टर का जो सैलरी अलाउंस है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर नहीं आता। और तीसरा है सर जज ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं घुमा के, कभी कभी क्या पूछा जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट को हटा दिया जाएगा, उसके जगह पे आएगा प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ज्यादा, जजेस ऑफ हाई कोर्ट। तो ध्यान रखना कि जो जजेस ऑफ हाई कोर्ट है, जजेस ऑफ हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के जो जजेस जो सैलरी और अलाउंस आती है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से नहीं बल्कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से आती है। ठीक है, तो किस किस की सैलरी और अलाउंसेस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में नहीं आते। तो ध्यान रखना वाइस प्रेसिडेंट का नहीं आता, प्राइम मिनिस्टर का नहीं आता और हाई कोर्ट के जजेस का नहीं आता। हाई कोर्ट के जजेस का, प्राइम मिनिस्टर का और वाइस प्रेसिडेंट का। ठीक है, इरेज करते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 जो कि आरएस आरटीएस प्री 2018 में पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फाइनेंशियल कमेटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। ठीक है, इंडियन पार्लियामेंट के अंदर कई सारी कमेटीज है। जब मैं आपको पार्लियामेंट्री कमेटी चैप्टर पढ़ाऊंगा, पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको बताऊंगा कितने प्रकार की होती हैं, कितने मेंबर्स होते हैं, लेकिन अभी हम थोड़ा टाइम लिमिटेड है उसी के हिसाब से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इंडियन पार्लियामेंट में कौन सी फाइनेंशियल कमेटीज है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो फाइनेंशियल कमेटी है आपके पास 3। कौन सी है, तो ध्यान रखना एस्टिमेट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। ये 3 कमेटी हैं जो इंडियन पार्लियामेंट के अंदर फाइनेंशियल कमेटी है। ठीक है, तो 1 2 3 मतलब ABC, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो ध्यान रखना फाइनेंशियल कमेटी कौन सी है, एस्टिमेट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। अगर मैं आपके लिए एक क्वेश्चन बनाऊं, क्वेश्चन क्या बनाऊं कि इंडियन पार्लियामेंट में सबसे बड़ी लार्जेस्ट कमेटी का नाम बताओ। अब बताओ सर, पार्लियामेंट्री कमेटी की सबसे बड़ी कमेटी का नाम बताओ। तो इसका आंसर क्या होगा, तो ध्यान रखना जो लार्जेस्ट कमेटी है वो कौन सी है, वो है एस्टिमेट कमेटी। कौन सी, एस्टिमेट कमेटी। कितने मेंबर्स हैं, तो ध्यान रखना उसमें आपके 30 मेंबर्स है। तो लार्जेस्ट कमेटी कौन सी है, इंडियन पार्लियामेंट की सबसे बड़ी कमेटी कौन सी है, सबसे बड़ी कमेटी है एस्टिमेट कमेटी। कितने मेंबर्स हैं, 30 मेंबर। एक तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, एक दूसरी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी कमेटी है जिसमें राज्यसभा का पार्टिसिपेशन नहीं है। फिर से समझो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, ऐसी कौन सी कमेटी है जिसमें राज्यसभा के मेंबर्स पार्टिसिपेट नॉट अलाउड। फिर से समझो, ऐसी कौन सी कमेटी है जिसमें राज्यसभा के कोई भी मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करता। ऐसी कौन सी कमेटी है जिसमें राज्यसभा के मेंबर्स नहीं होंगे, तो वो है आंसर सर फिर से एस्टिमेट कमेटी। कौन से, एस्टिमेट कमेटी, ये एस्टिमेट कमेटी। तो ध्यान रखना सबसे बड़ी कमेटी कौन सी है, एस्टिमेट कमेटी, 30 मेंबर। ये 30 के 30 मेंबर कहां से आते हैं, फ्रॉम लोकसभा। ठीक है सर, तो ध्यान रखना लार्जेस्ट कमेटी एस्टिमेट कमेटी, कितने मेंबर्स, 30 मेंबर्स। और ये 30 के 30 मेंबर है वो कहां से आएंगे, लोकसभा से आएंगे। राज्यसभा का कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होगा, राज्यसभा का कोई भी मेंबर इस कमेटी के अंदर नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं सर पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी के अंदर, पब्लिक अकाउंट कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग के अंदर कितने मेंबर्स हैं, तो इन दोनों का कंपोजिशन सेम है। कितने मेंबर्स हैं, 22 मेंबर्स हैं। कितने मेंबर्स हैं, 22 मेंबर्स हैं। अब ये डिवाइड होता है 2 पार्ट में। कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। पहला, कलर चेंज कर लेता हूँ,
हैं ना। पहला 15 मेंबर्स और 7 मेंबर्स। तो 15 मेंबर्स कहाँ से आते हैं? तो 15 मेंबर्स आते हैं लोकसभा से, और 7 मेंबर्स कहाँ से आते हैं? तो 7 मेंबर्स आते हैं राज्यसभा से। ठीक है, तो ध्यान रखना पब्लिक अकाउंट कमेटी या कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग में कितने मेंबर्स हैं? तो टोटल मेंबर्स हैं आपके 22, 22। इन 22 में से 15 मेंबर्स आते हैं लोकसभा से और 7 मेंबर्स आते हैं राज्यसभा से। ठीक है, सबसे बड़ी कमेटी एस्टीमेट कमेटी, कितने मेंबर्स? 30 मेंबर्स। और ये 30 मेंबर्स है वो कहाँ से आएंगे? वो राज्यसभा से, लोकसभा से आएंगे, राज्यसभा से नहीं आएंगे। ठीक है सर, इसको करते हैं इरेज। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 जो कि RS-RTS प्री 2018 में आया गया है। ठीक है, मेरी एक खास बात है, थोड़ा सा टाइम वेस्ट फिर से, खास बात है मेरे पास ना टाइम वेस्ट नहीं करना आता। टाइम वेस्ट मतलब ऐसे, मतलब क्या बताओ यार, क्वेश्चन पर क्वेश्चन कराते जाता हूँ। तो दूसरे यूट्यूबर्स होते हैं, दूसरे टीचर्स होते हैं, थोड़ा हंसी मजाक कर लेते हैं, लेकिन ऐसा मेरे पास नहीं आता। हंसी मजाक नहीं, बस अब मुझे लगता है कि अगर आप किसी भी एक चीज़ को कर रहे हो ना तो वही फुल कंसंट्रेशन होकर करो। तो बीच में कोई आपको शायरी नहीं सुना सकता। जैसे कई सारे लोग होते हैं शायरी सुनाते हैं, जोक सुना देते हैं आपका मूड फ्रेश करने के लिए, लेकिन ऐसा मेरे साथ नहीं होता। मुझे लगता है कि अगर आप किसी भी एक चीज़ को कर रहे हो तो पूरा कंसंट्रेशन के साथ करो, पूरा कंसंट्रेशन आपका पढ़ाई में होना चाहिए। इसलिए मैं लगातार क्वेश्चंस कराते रहता हूँ। ठीक है, उसके लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन मेरा मानना यही है कि सर आप जो भी कर रहे हो एकदम फुल कंसंट्रेशन के साथ करो, बीच में कुछ नहीं। ठीक है, 13 RS-RTS प्री 2018 में पूछा गया है, पढ़िए। इन विच कंट्री द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस वाज ऑर्डिनेटेड, मतलब किस कंट्री से हमने पिल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का कंसेप्ट लिया है, कहाँ से अडॉप्ट किया है, यहाँ पे पिल का कंसेप्ट है कहाँ से ऑरिजिनेट हुआ है? तो उसका सही आंसर है USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर पिल का पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का कंसेप्ट ऑरिजिनेट हुआ था। एक क्वेश्चन बताओ, किस जस्टिस के कारण पिल को अडॉप्ट किया गया है? ठीक है, ये मुझे कमेंट बताओगे। वैसे इसका आंसर है PN भगवती। क्या है? PN भगवती। अब जो पिल है आप वो कहाँ पर इंट्रोड्यूस कर सकते हो? तो ध्यान रखना ये कोर्ट्स, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में लिटिगेशन चार्ज किए जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी हाई कोर्ट में भी। और कौन सा जस्टिस के द्वारा लाया गया है? तो PN भगवती। क्वेश्चन नंबर 14 काफी बार पूछा गया है, पढ़िए। Who among the following administer the oath of the office of governor? ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है? ध्यान रखना ये आर्टिकल है 159। तो आर्टिकल 159 के अंदर साफ साफ बता रखा है गवर्नर का जो ओथ है वो किसके द्वारा एडमिनिस्टर करवाया जाएगा, मतलब गवर्नर को किसके द्वारा शपथ दिलवाई जाएगी। तो गवर्नर को किसके द्वारा शपथ दिलवाई जाएगी? ऑप्शन आपके पास 4, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और आउटगोइंग गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट। तो उसका सही आंसर है सर, ध्यान रखना चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के द्वारा, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के द्वारा गवर्नर को क्या किया जाएगा? शपथ दिलवाई जाएगी। किसके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा ये बता दो। वैसे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, किसके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा? तो ध्यान रखना अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। आर्टिकल 159 के अंदर ओथ मेंशन है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, यूपी पीसीएस मेंस में या छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री में 2017 में पूछा गया है, पढ़ो। द सैलरी एंड द अलाउंस ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स आर चार्ज टू द, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन फंड ऑफ इंडिया से रिलेटेड। तो ध्यान रखना हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी सैलरी और अलाउंस, हाई कोर्ट के जजेस सैलरी और अलाउंस कहाँ से मिलेगी? तो वो कहाँ से चार्ज होगा? तो वो होगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ध्यान रखना सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट्स आर चार्ज टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। ध्यान रखना स्टेट है, क्या यहाँ पर स्टेट है। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन को यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करूँ, इसको काटूं और लिख दूं यहाँ पर पेंशन। क्या लिख दूं सर? पेंशन। अब पढ़ना क्वेश्चन, द पेंशन ऑफ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट आर चार्ज टू द, बताइए जो हाई कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट के जजेस की जो पेंशन होती है वो कहाँ से दी जाती है? तो ध्यान रखना वो कहाँ से चार्ज होगी, कहाँ से दी
कहाँ से दी जाएगी, वो दी जाएगी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, कहाँ से, इंडिया से। फिर से समझो, इंडिया से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पेंशन क्या ली जाएगी, पेंशन, और स्टेट से सैलरी। ठीक है सर, तो ध्यान रखना है हाई कोर्ट के जजेस को सैलरी कहां से दी जाएगी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, और पेंशन कहां से दी जाएगी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला होता है, तो तुम देख लेना, है ना, मैंने तो बता दिया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 16, झारखंड पीसीएस प्री 2013 में पूछा गया है, पढ़िए। Which commission advocate the establishment of permanent interstate council called intergovernment council? तो आपसे पूछा जा रहा है कि किस कमेटी की रिकमेंडेशन से एस्टेब्लिशमेंट की गई थी क्या, इंटरस्टेट काउंसिल। तो किस कमेटी की रिकमेंडेशन से दी गई थी, आपके पास है 4, पंची कमीशन, सरकारिया कमीशन, राधाकृष्ण कमीशन और मौलिक कमीशन। तो इसका सही आंसर है सर सरकारिया कमीशन। तो ध्यान रखना, सरकारिया कमीशन ने 1990 में रिकमेंडेशन किया था कि आप इंटरस्टेट काउंसिल्स का फॉर्मेशन करो। किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है, ये हुई ना बात, किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है इंटरस्टेट काउंसिल, काफी बार पूछा गया है। तो ध्यान रखना किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है, तो आर्टिकल है आपका 263। ठीक है, 263, आर्टिकल 263 के अंदर इंटरस्टेट काउंसिल मेंशन है। ठीक है, और कौन सी कमीशन के रिकमेंडेशन से, सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशन से। इसको करते हैं इरेज। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 काफी बड़ा है, देखो भाई स्टेटमेंट बेस्ड है, जो कि यूपी यूडीए एलडीए प्री 2001 में आया है। पढ़ो, द फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो फंक्शन पूछा है आपसे इलेक्शन कमीशन का। ठीक है, इसका मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। टू कंडक्ट ऑल द इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, ये स्टेटमेंट एकदम सही है। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन इलेक्शंस कंडक्ट करवाता है किस किस का, पार्लियामेंट का, पार्लियामेंट का मतलब राज्यसभा, लोकसभा, और मैंने आपको अभी भी बताया था प्रेसिडेंट। आपको मैंने आर्टिकल 79 बताया था, आर्टिकल 79 में क्या दे रखा है, कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट। अगर यहाँ पर पार्लियामेंट दे रखा है तो पार्लियामेंट में आता है 3 चीज, कौन से, राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट। तो इन तीनों के इलेक्शन कंडक्ट करवाता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के और साथ ही साथ काउंसिल के भी। किसके, काउंसिल के भी, इसके साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट, किसके सर, वाइस प्रेसिडेंट की। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आता है, काफी बार पूछा गया, लोकल बॉडीज, लोकल बॉडीज मतलब लोकल बॉडीज का मतलब है यहाँ पर पंचायत, पंचायत या फिर म्युनिसिपैलिटीज और पंचायत के इलेक्शंस कौन कंडक्ट करवाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं, तो इन दोनों के इलेक्शंस, किसके, लोकल बॉडीज के जो इलेक्शंस होते हैं वो किसके द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं, वो कंडक्ट करवाए जाते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा। अब मुझे इसका आर्टिकल बताओ, किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है। तो ध्यान रखना कौन सा आर्टिकल के अंदर मेंशन है, 243 के में। ठीक है, आर्टिकल 243 के अंदर स्टेट इलेक्शन कमीशन, एंड स्टेट इलेक्शन कमीशन इज रिस्पांसिबल फॉर कंडक्ट इलेक्शंस ऑफ पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। ठीक है, तो ध्यान रखना स्टेट इलेक्शन कमीशन पंचायत के और म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शंस को करवाता है। किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है, आर्टिकल 243 के अंदर। ठीक है, दूसरा पढ़ो, टू कंडक्ट द इलेक्शंस ऑफ द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ये तो आपको मैंने अभी बता दिया। ठीक है, तीसरा, टू रिकमेंडेशन फॉर द प्रेसिडेंशियल रूल इन केस ऑफ एनी स्टेट नॉट इन कंडीशन टू होल्ड और कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन एनी स्टेट। तो ये स्टेटमेंट गलत है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कौन सा कोड, मतलब कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। प्रेसिडेंशियल रूल से कुछ लेना देना नहीं है, प्रेसिडेंशियल रूल से कोई लेना देना नहीं है। एक बार बताओ, प्रेसिडेंशियल रूल किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है, ध्यान रखना आर्टिकल के मेंशन है आर्टिकल 356। तीन क्या है हमारे पास, इमरजेंसी है, आर्टिकल 352, 356 और 360। आर्टिकल 352 में क्या है,
नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 में क्या है प्रेसिडेंशियल रूल, आर्टिकल 360 में क्या है फाइनेंशियल कंडीशन, वो फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। चौथा क्या है टू सुपरवाइज डायरेक्ट कंट्रोल द वर्क ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक लिस्ट, ये बिल्कुल सही है। तो कौन से स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है सर। इसको करते हैं क्लीन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। पूछा गया है एमपीपीसीएस और यूपीपीसीएस में, पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी रिकमेंडेड टू कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस टू द पंचायती राज। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि पंचायती राज सिस्टम को, पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशन का स्टेटस दिया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था किस कमेटी की रिकमेंडेशन से, किस कमेटी की रिकमेंडेशन से पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशन का स्टेटस दिया गया है। तो ऑप्शन आपके पास 4, एल.एन. संघवी कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी, राव कमेटी या अशोक मेहता कमेटी। तो उसका सही आंसर सर एल.एम. संघवी कमेटी, ठीक है। एक बात बताओ, पंचायती राज किस पार्ट में है, तब बोलो सर पार्ट 9th के अंदर, पार्ट 9th के अंदर कौन से किस किस आर्टिकल के साथ डील करता है, तो आर्टिकल 243 से लेके 243 ओ, आर्टिकल 243 से लेके 243 ओ पार्ट 9th के अंदर पंचायती राज, और किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको ऐड किया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखना 73rd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा कब आया था, ये आया था 1992, ठीक है। तो ध्यान रखना 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 में पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दिया गया था, ठीक है। किस पार्ट के अंदर, पार्ट 9th के अंदर, आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ, ठीक है सर। और किस शेड्यूल के अंदर मेंशन है, तो ध्यान रखना ये शेड्यूल है आपका 11th शेड्यूल, पूछा जाता है 11th शेड्यूल। 11th शेड्यूल में क्या है, 11th शेड्यूल में सब्जेक्ट्स है, क्या है सब्जेक्ट्स है, किससे सब्जेक्ट मतलब पंचायती राज के कुछ सब्जेक्ट दे रखे हैं, कितने सब्जेक्ट दे रखे हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये है सर 29 सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो बलवंत एल.एम. संघवी कमेटी, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कमेटी से रिलेटेड, आपको 4-5 कमेटी दे दी जाएंगी और बोलेंगे इन कमेटीज को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करो। तो मैंने बहुत ही अच्छी एक ट्रिक बता रखी है, बहुत ही डिटेल में मैंने आपको करा रखा है अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर। तो अगर जो स्टूडेंट जो पहली बार मेरी वीडियो देख रहा है वो प्लीज़ मेरी प्रीवियस वीडियो देखो, उसके अंदर मैंने काफ़ी डिटेल में करा रखा है, ट्रिक दे रखी है, क्या दे रखी है, बहुत ही अच्छी एक ट्रिक दे रखी है रिलेटेड टू कमेटीज, ठीक है। तो एक और उसको देख लेना। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। बीपीएससी झारखंड और यूपी पीसीएस में पूछा गया, द पब्लिक अकाउंट कमेटी सबमिट इट्स रिपोर्ट टू, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करता है, ऑप्शन आपके पास 4, कैग या स्पीकर ऑफ लोकसभा या मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ध्यान रखना जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है वो अपनी रिपोर्ट्स को किसको सबमिट करती है, टू द स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। तो लोकसभा के स्पीकर को अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है कौन, पब्लिक अकाउंट कमेटी। कितने मेंबर्स होते हैं ये मैंने आपको बता दिया है, 22 मेंबर होते हैं, 22 मेंबर्स होते हैं, 15 आते हैं लोकसभा से और 7 आते हैं राज्यसभा से, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस प्री 2010 और यूपीपीसीएस प्री 2017 में पूछा गया, पढ़ो। द फंक्शन ऑफ टोटम स्पीकर इज टू, तो एक छोटा सा होमवर्क है तुम्हारे लिए कि किस आर्टिकल के अंदर टोटम स्पीकर मेंशन है, चलो मैं ही बता देता हूँ, आर्टिकल 195, ठीक है। तो आर्टिकल 195 के अंदर टोटम स्पीकर मेंशन है, ठीक है। तो टोटम स्पीकर का मेन फंक्शन क्या है, तो मेन फंक्शन है एडमिनिस्टर द ओथ टू मेंबर, ठीक है। जो नए मेंबर्स आए हैं लोकसभा के अंदर उनको शपथ दिलवाना, ये इसका मेन फंक्शन है, किसका, प्रोटेम स्पीकर का। किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है, आर्टिकल 195 के अंदर मेंशन है। तो ठीक है सर, तो ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। फिर से एक छोटी सी रिक्वेस्ट क्या है, आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। आप कैसे सपोर्ट कर सकते हो, बाय सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट। इसी तरीके से हम डिटेल में पढ़ेंगे हम सारे के सारे सब्जेक्ट्स, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके जीएस का जो पोर्शन है वो
पूरा पूरा गारंटी मैं ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए सर आपके फ्यूचर के लिए, आपके आने वाले हर एक एग्जाम्स के लिए ये चैनल काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करो। कमेंट करने से क्या होता है, मेरे को मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। आपके एक सब्सक्राइब से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं और क्वेश्चंस लेकर आऊँ और आपको डिटेल में पढ़ाऊँ, ठीक है। तो आज के लिए चलते हैं जी। नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज, ध्यान रखिएगा, मजे लो, कुछ नहीं रखा लाइफ में।